नमस्कार। राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। तो चुनाव जहां जहां हो रहे हैं वहां से खबरें लेकर के मैं हाजिर हूं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में एक अजीब सी परिस्थिति पैदा हो गई है बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए। कांग्रेस और बीजेपी को बागियों की चुनौती मिल रही है। अभी तक नाम वापसी के बाद भी 83 बागी जो है वो चुनाव मैदान में है और थे पहले, और उसमें से 29 बैठ गए, लेकिन 54 जो है अभी भी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। और आपको बता दूं कि इसमें कांग्रेस के 34 बागी थे, जिनमें से 12 जो बैठ गए उनको मान मनोवल के बाद, लेकिन 22 अभी भी मैदान में है। जबकि बीजेपी के 49 बागी मैदान में थे, केवल 17 ही बैठे और 32 अभी भी जो है चुनावी मैदान में है। ये स्थिति जो है दोनों पार्टियों के लिए काफ़ी जो है चिंताजनक बन गई है। इस पर हम चलते हैं अपने सहयोगी नीरज शर्मा के पास। हर्षा भी जुड़ेंगे हमारे साथ। नीरज, बताइए ये बागी जो है कितना परेशानी का सबब है कांग्रेस और बीजेपी के लिए? मनोरंजन जी, देखिए जिस तरीके से ये बागी खड़े हुए हैं, सीधे तौर पर इन्होंने त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय मुकाबला बना दिया है कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी के उम्मीदवारों के लिए। और राजस्थान के अंदर पिछली बार अगर बात करें तो 1% के आसपास वोट स्विंग होता है, उसी परिवर्तन से सत्ता परिवर्तन हो जाता है। और हमने देखा एक एक जो वोट होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ऐसा हो चुका है 2013 के भी चुनाव में, जब विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी उस वक्त कल्याण सिंह चौहान से 1 वोट से चुनाव हार गए थे। पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना था। और अब जो बागी हैं वो ताल ठोक रहे हैं बीजेपी के लिए। करीब ये 32-34 जो बागी बन करके खड़े हुए हैं उम्मीदवार, ये निर्दलीय के रूप में खड़े होकर के अभी भी ताल ठोक रहे हैं। और इसमें कई ऐसे नेता हैं जो कद्दावर नेता हैं, क्षेत्र में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, जिनमें यूनुस खान डीडवाना से लड़ रहे हैं और लाडपुरा से जो है भवानी सिंह राजावत इसके अंदर शामिल हैं। इसी तरीके से कई और नेता जो हैं उनमें चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान सिंह आकिया है। जो आकिया है ये सीधे सीधे नरपत सिंह राजवी को चुनौती दे रहे हैं, जो कि भाजपा की ओर से पहले झोटवाड़ा विद्याधर नगर क्षेत्र से इनका टिकट काट करके बाद में मान मनोवल करके इनको लाया गया था चित्तौड़गढ़ सीट के ऊपर। तो निश्चित रूप से एक बड़ा नुकसान जो है वो ये पहुंचा सकते हैं। इसी तरीके से प्रियंका चौधरी बाड़मेर में जो है। नीरज, हर्षा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हर्षा के पास चलते हैं। हर्षा, बताइए बागी जो है दोनों खेमे में है, किसका अधिक नुकसान कर सकते हैं ये? देखिए, दोनों का ही नुकसान कर सकते हैं मनोरंजन। जैसे नीरज बता रहे थे, जैसे प्रियंका चौधरी बाड़मेर में है, या यहाँ पर यूनुस खान है डीडवाना में है। तो इस तरह के जो हाई प्रोफाइल बागी है, सुरपुर है, यहाँ पे आशु सिंह सुरपुर। आज मैं राज्यवर्धन राठौड़ की कॉन्स्टिट्यूएंसी में गई थी, तो वहां पर लोगों का नाम था आशु सिंह सुरपुर के को लेकर। लेकिन एक बूढ़े आदमी ने मेरे को बहुत अच्छी बात और इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा कि देखो, जिसके पास टिकट नहीं है वो कितना ही पॉपुलर हो, अगर आप उसको वोट देते हो तो वो वोट आपका धूल में जाएगा। तो मेरे को ये इंटरेस्टिंग लगा कि बहुत पॉपुलर है, हो सकता है 40-50 हजार वोट ले लेगा, लेकिन ये जो लोगों के माइंड में ये भी है कि अगर आप किसी निर्दलीय को वोट देते हो तो वो वोट जो है आपका वेस्ट होता है। तो लोग आजकल वोटर्स बहुत इंटरेस्टिंग थिंग्स कहते हैं, बहुत सोच समझ के कहते हैं। और ये पहली बार मैंने किसी बुजुर्ग से सुना, बहुत ही बुजुर्ग आदमी थे, और उन्होंने साफ बोला कि हम बिल्कुल पसंद करते हैं आशु सिंह सुरपुर को, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन उसको वोट देना मीन्स आपका वोट धूल में डालना है। सही कहा कि वोट जो है कोई वेस्ट नहीं करना चाहता है। एक छोटा सा संक्षिप्त में उत्तर चाहूंगा नीरज। तो इसका मतलब दोनों पार्टियों को नुकसान हो सकता है और बाकी छोटी पार्टियां जो है वो तो मैदान में है ही। निश्चित रूप से जो बागी हैं वो वोट काटते हैं, और जब पार्टियों से जुड़े रहते हैं तो पार्टी की विचारधारा के लोग और उनके साथ के जो कार्यकर्ता हैं उनकी उसमें आस्था रहती है, और वोट कटवा उम्मीदवार के तौर पर इन्हें देखा जाता है। जैसा कि अभी हर्षा जी बता रही थी कि इस प्रकार से जो वोट हैं वो धूल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है जहां पर निर्दलीय उम्मीदवार जीत करके आए हैं। पिछले चुनाव में हमने देखा 13 निर्दलीयों को साथ में लेकर के अशोक गहलोत ने सरकार बनाई थी। इसके अलावा अन्य पार्टियों के, जैसे बसपा पार्टी थी, अन्य पार्टियों के जो नेता थे उनको भी साथ में लिया था। तो जब मुकाबला बराबरी का होता है या कांटे की टक्कर का होता है या फिर सरकार गठन की बात आती है और जहां जोड़ तोड़ की राजनीति की बात आती है, तब ये निर्दलियों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर इनका महत्व बढ़ जाता है। दूसरा, पार्टी के प्रत्याशी को हराने में, यानी जिस पार्टी को ने आपको टिकट नहीं दिया वहां अपनी जो सीट है उसको आगे के लिए बचाने के लिए ये निर्दलीय के रूप में ताल ठोकते हैं। यानी हमें नहीं दिया, किसी दूसरे को लेकर के आ रहे हैं, तो हम अपनी सियासी जमीन नहीं खिसकने देंगे, आगे के लिए अपना रास्ता खुद तय करेंगे।
जी हर्षा, संक्षेप में, इतने सारे बागी हैं, इसका मतलब हर्षा जो दो बड़े चेहरे हैं जो जो अलग अलग पार्टियों में हैं, बिना उनके बरद हस्त के ये इतने बागी चुनाव मैदान में नहीं रह सकते, और दोनों यही चाहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी 90 के आसपास रहे तो फिर वो अपना गेम खेल सके। बिल्कुल बिल्कुल, पिछली बार भी यही हुआ था, और जो 12 बागी थे वो ज्यादातर कांग्रेस की पृष्ठभूमि से ही थे, और फिर जोड़ तोड़ के मैनेजमेंट वाली सरकार चलाने में कौन लोग हैं? ऑब्वियसली एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियंस हैं। तो एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन यही चाहेगा कि उसकी पूछ उसकी वो बनी रहे, और जहां पर लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है या क्लियर विक्ट्री होती है उसमें पार्टी ऑब्वियसली निर्णय करती है। जी हर्षा आपका, नीरज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजस्थान में सबसे ज़्यादा बागी हैं। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में। इन दोनों राज्यों में भी बागी जो है काफ़ी बड़े संख्या में है, और आपको बता दूं कि करीब 7-8 बागी जो है वो मध्य प्रदेश में है, कांग्रेस में भी और बीजेपी में भी। तो यहाँ भी आप कह सकते हैं कि खेल जो है दोनों पार्टियों, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि टक्कर की जो है वो लड़ाई चल रही है मध्य प्रदेश में, तो यहाँ भी जो है बागी जो है मुश्किल पैदा करेंगे। और यदि मैं छत्तीसगढ़ की भी बात करूं तो छत्तीसगढ़ में भी बागी नेता मैदान में उतरे हुए हैं, और दोनों नेताओं ने दोनों पार्टियों में एक तरह से जो है दिक्कत पैदा किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कई नेताओं को जो है एक्सपेल्ड किया है, तो मतलब पार्टी से निकाल दिया है, क्योंकि वो चुनाव लड़ने से नहीं लड़ने से वो उन्होंने मना नहीं किया। और उसके बाद यहाँ पे स्थिति जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में यही स्थिति बन गई है। तो निश्चित रूप से सबसे पहले अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की यदि बात करें तो अतर सिंह दरबार हैं, पूर्व विधायक, सिवनी मालवा से ओम प्रकाश रघुवंशी है, आलोट से प्रेमचंद गुड्डू है, गोटेगांव से पूर्व विधायक शेखर चौधरी हैं, भोपाल में जो राजधानी की सीट है उत्तर सीट पर कांग्रेस में बड़ी बगावत है, विधायक आरिफ अकील के भाई चुनाव लड़ रहे हैं। अमृतांशी के पास सीधे चल सकते हैं। अमृतांशी बताइए, मध्य प्रदेश में बागी जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों का खेल किस तरह से खराब कर रही है? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, दोनों प्रमुख दल हैं बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन करीब 61 बागी मध्य प्रदेश में अभी हैं, जो कि बीजेपी और कांग्रेस, जो कि दोनों प्रमुख पार्टीज हैं, उनका खेल बिगाड़ सकते हैं। इसमें बीजेपी को ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि करीब 35 बागी बीजेपी के अंदर हैं, और अगर हम बात करें तो बाकी बचे हुए कांग्रेस के पास हैं। और इनके जो तमाम पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व मंत्री के रिश्तेदार हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि सिंपैथी के तौर के चलते हुए पार्टी उनको टिकट देगी, पर नहीं दिया गया, इसलिए वो पार्टी से रूठ गए और अब बागी बन गए हैं। या तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर अन्य पार्टी, या फिर अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी, बसपा, इनके जरिए अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा बीजेपी के जो बागी हैं वो ग्वालियर चंबल में एक्टिव हैं। पहले से ही बीजेपी ग्वालियर चंबल में थोड़ी कमजोर स्थिति में दिखती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब ग्वालियर चंबल के मुरैना और कई ऐसी जगह हैं जहाँ से दोबारा से ये बागी एक्टिव हो गए हैं। इसमें एक और मुख्य नाम है संजीव कुशवाहा, जिनका नाम उछल कर आया था पटवारी के जो भर्ती कथित घोटाले का जो बार बार जो चीज़ नाराज की जिसने युवाओं को, उसमें इनका नाम उछल कर आया था, क्योंकि इनके नाम पर जो कॉलेज है उसी पर आरोप लगा था। वो बीएसपी में शामिल हो गए, उनको टिकट दे दिया गया बीएसपी से। वो बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं। अंतर सिंह दरबार हैं कांग्रेस से, वो खेल बिगाड़ सकते हैं। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ बाबा, ये उत्तर विधानसभा सीट है। यहाँ से कांग्रेस में जो है काफ़ी परेशानी, जो मौजूदा प्रत्याशी हैं जो कि आरिफ अकील के बेटे आतिफ अकील हैं, उनको पहुँच सकती है, क्योंकि उनके जो चाचा है आमिर अकील, वो उनका खेल बिगाड़ने के लिए निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं, और कहीं ना कहीं उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अमृतांशी, मेरा एक सवाल है। अमृतांशी, आपने कहा कि चंबल रीजन में जो है वो काफ़ी मुश्किल है बीजेपी के लिए, कुछ जो है बागी हैं, तो पिछले बार भी कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिली थी। इस बार यदि वो चंबल का और पूरा इलाका देखें तो वहाँ पे बीजेपी के बहुत बड़े नेता की भी इज्जत जो है दांव पे लगी हुई है।
बिल्कुल ग्वालियर चंबल से बीजेपी की सबसे अगर हम बात करें प्रमुख चेहरे दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर वो जो है अब मैदान में हैं और अब वो विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए, क्योंकि विधायकी का चुनाव लड़ना एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है। और उसके बाद बागी अगर खेल बिगाड़ते हैं तो बीजेपी के नेताओं के लिए और भी ज़्यादा परेशानी खत्म हो जाती है, क्योंकि ग्वालियर चंबल के साथ साथ बात करें मुरैना की खासतौर पर क्षेत्र से बात करें तो सबसे ज़्यादा बागी वहीं से निकलकर बीजेपी में सामने आ रहे हैं। ऐसे नेता अपने लोगों से ही लड़ रहे हैं, अपने ही बागियों से लड़ रहे हैं जो पहले पार्टी में थे लेकिन फिर नाराज होकर दूसरी जगह पर चले गए, या तो निर्दलीय लड़ रहे हैं या अन्य ऑप्शंस के साथ लड़ रहे हैं, और दूसरे दल वो भी खेल बिगाड़ सकते हैं। जी अमृतांशी, क्या करें, चंबल के पानी में ही बागी होना लिखा हुआ है, लगता है बागी होके बिहार में जाते हैं और चुनाव मैदान में भी बागी हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशी आपका। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन राजस्थान विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। सवाल यह है कि क्या इससे राजस्थान की सियासत में कोई बदलाव होगा या फिर आने वाले दिनों में हरियाणा की सियासत में। राजस्थान के दाता रामगढ़ विधानसभा के गांव में जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी की उम्मीदवार रीटा सिंह का चुनाव प्रचार। राजस्थान के एक प्रमुख सियासी परिवार नारायण सिंह की बहू रीटा सिंह का त्रिकोणीय राजनीतिक मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प है। हरियाणा में भले बीजेपी जेजेपी की सहयोगी पार्टी हो, लेकिन राजस्थान में रीटा सिंह को बीजेपी के उम्मीदवार गजानंद कुमावत से कड़ी राजनीतिक टक्कर मिल रही है। हालांकि ये बात अलग है कि हरियाणा के गठबंधन का लिहाज करते हुए दोनों ही उम्मीदवार एक दूसरे के लिए सदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जननायक जनता पार्टी वहाँ पर हरियाणा में सहयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो एक सहयोग से वहाँ पे सरकार बहुत अच्छी तरह से चल रही है। लेकिन राजस्थान में जननायक जनता पार्टी ने फैसला किया कि वो चुनाव लड़ेगी और लगभग मेरे ख्याल से अब तक आज तक 25 या 26 सीटों पर जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार आज डटे हुए हैं। देखो, हरियाणा की जेजेपी है तो हरियाणा में वो गठबंधन है, राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन है, नहीं कि लोकल है हमारे यहाँ पर स्तर पर गठबंधन है। यहाँ जेजेपी अपना कैंडिडेट उतार रही है, हमारा कैंडिडेट अलग है, भारतीय जनता पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है। यहाँ गठबंधन का कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि हरियाणा में पहले ही बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन को लेकर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं, और ये सवाल और कोई नहीं बल्कि बीजेपी के नेता ओपी धनखड़ और वीरेंद्र सिंह जैसे नेता ही उठा रहे हैं। इसी के चलते राजस्थान में भी गठबंधन को लेकर जो बीजेपी के स्थानीय नेता हैं वो विरोध कर रहे थे। लेकिन राजस्थान में जेजेपी 25 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और पार्टी की निगाह हरियाणा से सटे ग्रामीण जाट मतदाताओं पर टिकी है। जानकार कहते हैं कि हरियाणा में जिस तरह महज 10 सीटें जीतकर जेजेपी के पास सत्ता की चाबी चली गई थी, उसी तरह उसे उम्मीद है कि राजस्थान में भी अगर त्रिशंकु सरकार के आसार बने तो यहाँ भी उसे सियासी फायदा पहुंच सकता है। यही वजह है कि हरियाणा से सटे सीकर, शेखावटी, अलवर जैसे इलाकों में दुष्यंत चौटाला परंपरागत तरीके से चुनाव प्रचार करते दिख रहे हैं। सीकर से जगदेव सिंह पंवार के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। राज्यों की जंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज मध्य प्रदेश के सतना में रैली की। उन्होंने मोदी सरकार पर छोटे व्यापारियों को तबाह करने का आरोप लगाया। एक साल हो गया, छोटे लाखों यूनिट्स थे, ये हमारे युवाओं को रोजगार देते थे। नरेंद्र मोदी जी आए, बीजेपी की सरकारें आई और उन्होंने इन यूनिट्स पर आक्रमण शुरू कर दिया। छोटे व्यापारियों पर, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस पर आक्रमण शुरू कर दिया। कैसे किया? नोटबंदी और जीएसटी। जीएसटी भाइयों और बहनों, ये टैक्स नहीं है। जीएसटी किसानों पर, छोटे व्यापारियों पर, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों पर आक्रमण है, ये हथियार है जीएसटी।